की नज़र में पर्यावरण क्या चीज़ है और आप पर्यावरण को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में जीते हैं, पहले तो मेरा वो सवाल रहेगा। देखिए, पर्यावरण जो है, आप देख ही रहे हैं कि जितने लंग्स बाकी लोगों को प्यारे हैं, इतने लंग्स तो मुझे भी प्यारे हैं। ये मेरा अपना शहर है, डुग्गर प्रदेश है। ने ये कहा कि वहाँ पर 38,000 जो ट्रीज जो बताए जा रहे हैं, इट्स नॉट द रियल नंबर, ये एक हवाबाजी, अगर मैं बोलूँ अपने शब्दों में बोलूँ, अगर आपके शब्दों में नहीं बोलूँ तो आपने कहा कि 1041 जो हैं ये ट्रीज जो हैं ये वहाँ पर है, जिनका जिनका 32। जी, मैं आपको साफ एक बात कहूँगा, हम स्टूडेंट हैं कानून के, ठीक है। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दूं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर मबनी ना हो, ठीक है। मुझे इसी शहर में रहना है, ठीक है। आज तक मैंने आप तो बड़ी बेबाकी से बोल ठीक रहे है, हैं। हमने आज तक कोशिश ये की कि लोगों के सामने फैक्ट सही हैं, अल्टीमेटली लोग फैसला। आपके पास एफिडेविट है, मैं भी फैक्ट पे ही बात करूंगा सर, मैं भी मैं- अपना मैं- इंटरव्यू जो भी जी, मेरे जी, सवाल आपसे जी, होंगे, मेरा ना कोई पर्सनल अपना कोई व्यू होगा, ना मैं आपके पर्सनल व्यू के ऊपर जाऊंगा। मैं भी जो आपने फैक्ट फाइंडिंग की है और जो मैं उन्हीं फैक्ट फाइंडिंग पे जो मैंने आरएनडी की है, मैं उसी पर ही सवाल जी 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 जी। देखिए, रीज़न मान के चलूँ शकील सर की जो वकालत करते हैं, आपके वकालत में दो पार्ट हैं इस समय, जो एक कहते हैं कि राय का शिफ्ट होना चाहिए, एक कहता है राय का शिफ्ट नहीं होना चाहिए। रेमेडीज़ जो हैं उनको पता है कि कानून के अंदर ही सारी की सारी रेमेडीज़ हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग आपने पढ़ी है क्या? ये फैक्ट फाइंडिंग उन वकीलों ने नहीं पढ़ी जो रायका के अगेंस्ट हैं? और जो लोग क्लाइमेट फ्रंट इंडिया की मैं बात करूं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके साथ कोई भी वकील नहीं जुड़ा कि ये वीक पॉइंट है, इसमें हम रेमेडीज़ दे सकते हैं? अगर रायका को बचाने की वो बात कर रहे हैं तो क्या रायका का केस लड़ने के लिए वो आगे नहीं आ सकते कोई भी? फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं सर, तो जिस तरह आपने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें लाएं जो फैक्ट फाइंडिंग में है। जिस एनजीटी की आप बात कर रहे हैं और जो पीसीएफ की क्लियरेंस की बात आप कर रहे हैं या सीसीएफ की क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, मैं उस पर थोड़ी सी आपकी भी चाहूँगा कि आपकी भी नज़र में डेट्स पर आपका ज़्यादा थोड़ा सा घुमाना चाहूँगा ध्यान। 11 अक्टूबर को ये लॉ डिपार्टमेंट ने जो है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ये आगे फॉरवर्ड किया, 11 अक्टूबर, ठीक है। 10 को डीसी ने किया, 11 को लॉ डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ को भेजा ये सारा प्रपोजल। 15 अक्टूबर में ओनली 4 दिन आगे घूमे, सिर्फ 4 दिन में सीसीएफ ने, पीसीसीएफ ने इस रिकमेंडेशंस को सही मान लिया और जिस दिन 15 अक्टूबर को इसको सही माना, उसी दिन इसको उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी। मेरा सवाल शकील साहब ये है, क्योंकि आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं और थोड़ा, क्योंकि मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपके इंटरव्यू के बाद मेरे को भी फैक्ट फाइंडिंग निकालने का बड़ा एक लगा और मेरे अंदर एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट उस समय उभर पड़ा। क्या 4 दिन में ये पॉसिबल था कि सीसीएफ और पीसीसीएफ ने सारे ट्रीज गिन लिए? और जो एक एनजीटी की ही रिपोर्ट में आता है कि 3000 से नीचे जो अगर ट्रीज कटते हैं, अगर 3000 से नीचे अगर ट्रीज कटते हैं तो ही एनजीटी जो है वो परमिशन दे सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि 4 दिन के अंदर उन्होंने 1041 ट्रीज गिन भी लिए? और क्या पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ यही एक काम कर रहा था कि उनको रायका के जंगल में जाकर वो पेड़ सारे गिनने थे? क्या आपको लगता नहीं ये 4 दिन के अंदर जो ये रिपोर्ट क्लियर की गई, इसको क्लियर ऑलरेडी ही माइंड सेटअप था कि इसको क्लियर करना ही करना है? एक तो पॉइंट मैंने ये पढ़ा कि उसमें जजिस का, स्टाफ का एकोमोडेशन बनाने की बात जो की 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर, 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर। और इसी ही एनजीटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है रेजिडेंशियल कॉलोनी या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। एक तो जो एनजीटी खुद ये जो पॉइंट्स रख रही है और अपने ही पॉइंट्स को जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही। एक है वो, शायद आपने रिपोर्ट पूरी पढ़ी होगी और रेमेडीज के वीक पॉइंट्स आपने भी देखे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या शेख शकील इतना बड़ा नाम जम्मू में जिनको हम जानते हैं, जो इतनी बेबाकी से बोलते हैं, जो विकास पुरुष को जो है रोज कोई ना कोई वीडियो जो है उनके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जम्मू की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, क्या अगर आपको कोई अप्रोच करेगा तो क्या वो रेमेडीज आप जो है शेख शकील जी आगे कोर्ट में रख सकते हैं? देखिए, एक तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, चाहे कोई मुझे अप्रोच करे या हिंदुस्तान की किसी नामवर वकील को अप्रोच करे, अब तथ्य सामने आ चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लग रहा है तथ्य सामने आए? आपको लग नहीं रहा ये जो फैक्ट फाइंडिंग है ये नहीं बताई गई? देखिए, इसमें और भी बहुत वीक पॉइंट्स हैं सर। अगस्त 2019 के बाद 31 अक्टूबर
2019 में 125 एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की फाइल्स जो है वो जेके यूटी भी नहीं थी तब और स्टेट भी नहीं थी तब। ये आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019 इन सिर्फ 3 महीने के 2.5 से 3 महीने के गैप में 125 फाइल जो है सर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए क्लियर्ड हुई हैं, जब स्टेट भी नहीं थी, जब यूटी भी नहीं थी। देखिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डिले को कंडोन कराया जा सकता है, क्यूरेटिव रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। वाई शेख शकील, वाई नॉट एमसी मेहता, वाई नॉट प्रशांत भूषण, किसी को तो आना पड़ेगा ना साहब। वाई नॉट पोलिन गुंजाल्वस, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तभी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की रेमेडी कोर्ट में है, अगर कोर्ट में रेमेडी है तो वो रेमेडी भाऊ प्लाजा नहीं है प्रोटेस्ट करना, वो रेमेडी रायका नहीं है, वो रेमेडी है उच्चतम न्यायालय जिसने इसको अगस्त 2020 में मोहर लगा दी। और मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ। आप मुझसे तवक्को ना करें कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रमीज जी सड़क के ऊपर आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पर स्पीशीज हैं सर, पीकॉक, लेपर्ड, जो यहाँ पर इस जो ये एनजीटी का जो एफिडेविट है उसमें ये वहाँ पर नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर पीकॉक और लेपर्ड भी है, जो इंडेंजर्स जो स्पीशीज हैं, जो लुप्त होने वाली होती हैं, जिनको आज मोदी जी अगर बाहर से अगर लेपर्ड ला कर बता रहे हैं कि हम 4 ये लाए हैं और इससे हम जो लेपर्ड जो खत्म हो रहे हैं उनको बचाने की बात करते हैं, तो यहाँ तो सर कई लेपर्ड जो है यहाँ पर हैं, कई पीकॉक्स जो यहाँ पर हैं, इस पर वाइल्ड लाइफ ने क्लियरेंस दे दी बिना कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सारी क्लियरेंस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एनजीटी ने दे दिया, एफिडेविट हो गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये कह रहा हूँ अगर रेमेडीज है तो उन रेमेडीज को उन बच्चों का साथ देगा कौन? ये आप एक बात सुनिए हरमीत जी, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे नहीं लगता आज इस इशू के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत कम लोग हैं जो तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात करने के लिए, ठीक है। एवरीबॉडी वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि जिस तरीके से आपने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया है या जिस तरीके से इन बच्चों ने किया है, मेरी पूरी सहानुभूति है इनके साथ। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ कहना कि हमें वकील नहीं है, जम्मू में 5000 एडवोकेट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट भरी हुई है। डिड दे अप्रोच एनी लॉयर इन दिल्ली इन सुप्रीम कोर्ट? फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो रेमेडी है वो उच्चतम न्यायालय है जिसने फैसला किया हुआ है। अल्टीमेटली जाकर उच्चतम न्यायालय को का जो दरवाज़ा है उसको खटखटाइए, फिर बात बनेगी। अक्सर हमने कुछ चंद लाइनें जो हैं वो किताबों में अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ी, और जब हम उस स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से रियल वर्ल्ड में आते हैं तो जब हम वहाँ की सच्चाई को जब देखते हैं तो कई लोग हमसे ये कहते हैं कि आप जो ये बातें करते हैं ये किताबों में ही अच्छी लगती हैं। ये स्कूल वर्ल्ड और कॉलेज वर्ल्ड से जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं तो किताबों की कही हुई बातें रियल वर्ल्ड में कहीं मायने नहीं रखती। ऐसा हम भी सोचते थे कि नहीं, किताबों की अहमियत होती है, किताबों में जो लिखा होता है उसको रियल वर्ल्ड में भी मानना चाहिए। लेकिन आज ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं और जब हम उन सिचुएशंस में जीते हैं तो हमें भी ये विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ता है कि वाकई ही किताबों में जो लिखा होता है वो सिर्फ किताबों के लिए ही होता है, रियल वर्ल्ड में उनकी कोई भी ऐसी उनका कोई अहमियत नहीं रह जाती। ऐसा ही एक वाक्य जो है वो जम्मू में इस समय बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ। और पर्यावरण के साथ साथ जब पर्यावरण की बात आती है तो हम कई बार पेड़ पौधे जंगलों की बात जो है वो करते हैं, और इस समय जम्मू के अंदर एक बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है रायका फॉरेस्ट। रायका फॉरेस्ट को लेकर कुछ 8 से 10 दिन में प्रदर्शन जो हैं वो तेज़ हो चुके हुए हैं। एक पक्ष ये कहता है कि रायका के अंदर जो कोर्ट कम्प्लेक्स बनने की जो बात की जा रही है वो बनना है, वो सरकार का बहुत ही वेलकम स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ लोग ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप अगर इधर आकर अगर ये रायका फॉरेस्ट पूरा काट देंगे तो पर्यावरण का क्या हाल रहेगा, और क्लाइमेट को अगर आप चुनौती देंगे, कुदरत को आप चुनौती देंगे, तो कई इंसिडेंट हमने अपने सामने देखे हैं, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो डोडा की दरारें हो। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, और बार एसोसिएशन की जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी शेख शकील जी वहाँ पर थे, और एक चैनल पर जब इंटरव्यू चल रहा था तब भी शेख शकील साहब ने इस सभी मुद्दों पर बड़ी ही गंभीरता से बात की थी और कुछ फैक्ट फाइंडिंग जो है वो बताने की कोशिश की थी। आज उन्हीं फैक्ट फाइंडिंग पर हम शेख शकील से कुछ बातें करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
बहुत धन्यवाद आपका। शकील सर, पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी नज़र में पर्यावरण क्या चीज़ है और आप पर्यावरण को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में जीते हैं, पहले तो मेरा वो सवाल रहेगा। देखिए, पर्यावरण जो है, आप देख ही रहे हैं कि जितने लंग्स बाकी लोगों को प्यारे हैं, इतने लंग्स तो मुझे भी प्यारे हैं। ये मेरा अपना शहर है, डुग्गर प्रदेश है। इसकी नदियाँ, इसके दरिया, इसकी नहरें, इसके जंगल जितने आपको अज़ीज़ हैं, जितने बाकी लोगों को अज़ीज़ हैं, इतना मुझे भी अज़ीज़ हैं। तो इसके ऊपर तो कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत है हमारा जम्मू, और आप देख रहे हैं कि आज डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जिसे कहते हैं कि नुकसान भी हुआ है, और आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो साथ में ये भी डायरेक्शंस हैं, यही कानून है कि अगर आप एक पेड़ काटेंगे तो उसकी जगह आपको 10 पेड़ लगाने हैं। तो मुझे भी, मेरा भी इतना ही दिल दुखता है जब कोई दरख्त गिराया जाता है जितना एक आम आदमी का। मैं तो बार बार कहता हूँ दरख्त को, वो तो हमने सर ज़रूर देखा है, जब पीपल के 2 पेड़ कटे थे तब भी आप वहाँ पर थे, और आप तब भी वहाँ पर सोसाइटी को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि इतने पुराने पेड़ क्यों काट दिए गए। मेरा सवाल ये है सर कि क्या हम दिल्ली, बॉम्बे, जब हम अपनी सिटीज़ को बात करते हैं, किसी तुलना से बात करते हैं किसी दूसरी सिटी से, तो क्या ये ज़रूरी है कि जम्मू भी उतना ही डेवलप्ड हो जाए? क्योंकि आज अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी जंगल जो हैं इस तरह से काटे गए, पेड़ काटे गए, लेकिन आज वहाँ पर सांस लेना, वहाँ की हवा कितनी दूषित है, वहाँ मिट्टी का कितना बड़ा तूफ़ान जो है वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे फॉग जम गई है मिट्टी की। तो क्या उस तर्ज पर जम्मू भी उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर आप अभी जम्मू के ऊपर अगर आप नज़र घुमाएं तो जो ही आप ये पाइन तीर्थी क्रॉस करते हैं तो सामने आपको ये जितना भी हिली एरिया है, ये मुझे लगता है कि ये जम्मू की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अभी आप देखेंगे बरसात के मौसम में कि जब ये फॉग चलती है इन पहाड़ियों के बीच में से, तो आपको यही महसूस होता है कि शायद आप मिनी कश्मीर है, या भद्रवाह में हैं, या आप स्विट्ज़रलैंड में हैं। बहुत ही खूबसूरत है हमारा जम्मू। कंसर्न बहुत जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही कम ग्रीन एरिया अब जम्मू में रह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जम्मू ने जो समाना है, जम्मू ने जो बसना है, वो इसी एरिया में बसना है। आप देखिए जम्मू शहर में जो ट्रैफिक के हालात हैं, आपको मालूम होगा कि जम्मू में कच्ची छावनी में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का दफ्तर हुआ करता था जी। जहाँ आजकल कच्ची छावनी में जहाँ गिरधारी जी कचालू लगाते थे, वहाँ आज आपने देखा कि वहाँ से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का दफ्तर निकाला गया और उसको मुट्ठी ले जाया गया। तो मुझे याद है एक बार मेरी मैडम सुषमा चौधरी जी से मेरी चर्चा हो रही थी ट्रैफिक कंजेशन के बारे में। तो उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी कि शकील, अगर जम्मू शहर को अगर हमने डीकंजेस्ट करना है, या अगर जम्मू से अगर हमने ट्रैफिक का दबाव कम करना है, तो जितने बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेज़ हैं हमें इनके जम्मू के आउटस्कर्ट्स में ले जाना पड़ेगा। जब तक हम जम्मू के आउटस्कर्ट्स में नहीं ले जाएंगे तब तक जम्मू शहर की जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक की, वो कम नहीं हो सकती। आप देखिए अम्फला से जब हम जानीपुर कोर्ट तक पहुंचते हैं, मुझे नहीं लगता कि 2.5 या 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन पीक आवर्स में आप देख लीजिए आपको पौना घंटा और कभी 1 घंटा भी लगता है, और मिनिमम 30 मिनट्स तो आपको लगता ही लगते हैं। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आऊँगा। इस तर्ज पर जो आप जो चीज़ बोल रहे हैं, ये जो आप फैक्ट फाइंडिंग जो आप बता रहे थे, मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि रायका कोर्ट को रायका में शिफ्ट करने के मेन कारण क्या है? मैं उन आपसे, जिसमें आप एक ट्रैफिक जैम, एक आपका ये कारण है, आप ये बोल रहे हैं कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ा कारण है, इसके अलावा और क्या कारण है कि रायका में ही शिफ्ट करना ज़रूरी है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ना मैंने रिकमेंड किया रायका को, बिल्कुल ना मेरे किसी बार के प्रधान ने किया, ना J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट को कहा कि आप रायका में हाई कोर्ट को ले जाइए। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है हम सबको। ये ब्रेन चाइल्ड था
हमारी भूतपूर्व चीफ जस्टिस मैडम गीता मित्तल जी का, ठीक है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके पीछे की कुछ और बैकग्राउंड भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे एक सीनियर एडवोकेट, एक राइटर, बड़ी जम्मू की नुमाया शख्सियत, आपने नाम सुना होगा, श्याम सुंदर आनंद लहर उनको आप कहते हैं। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कम से कम भी मोर देन ए डिकेड उन्होंने कंटेस्ट की। उन्होंने यही गुहार लगाई कि ये जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की कंजेशन है इस रोड के ऊपर, तो क्यों ना एक फ्लाईओवर जो है वो शकुंतला से बीसी रोड से जानीपुर तक बने। एक तो पहले उनकी इस सजेशन के ऊपर काफ़ी काम हुआ, और ये भी सुनने में आया कि कोई डीपीआर भी बना, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा था कि हम बना था इस पर। हम इसके ऊपर माली इमदाद भी करेंगे। फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरा कमर्शियल एरिया है बीसी रोड से लेकर जानीपुर तक, सड़क की दोनों तरफ आपने देखा है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दुकानें हैं, और दुकानें भी किन लोगों की हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं। तो एक भी शख्स जो था वो 1 इंच ज़मीन देने के लिए भी तैयार नहीं था। हमें फैक्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, दूसरी कोशिश की गई कि जहाँ पे हमारा मांडा है, जहाँ पे हमारा मोटल था जिसको होटल अशोक कहते थे, वहाँ से भी एक रास्ता है, एक सैरगाह जो है वो जाके बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ मिलती है, ठीक है। वो भी एक्सप्लोर किया गया, और बार बार हाई कोर्ट ने और लहर साहब ने भी बहुत ज़ोर लगाया कि जानीपुर को पीछे से कनेक्ट किया जाए अशोका होटल से, ताकि एक अल्टरनेट अप्रोच रोड जो है वो कोर्ट तक पहुँचे, ताकि मेन रोड के ऊपर जो दबाव है वो थोड़ा कम हो। लेकिन जो हमारी आर्मी अथॉरिटीज़ थी, उनके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उन्होंने वो परमिशन नहीं दी थी, वो लिखित तौर के ऊपर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्टीमेटली हाई कोर्ट इन इट्स विजडम उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने ये डीपीआर तैयार करवाया, और अल्टीमेटली ये सारा इंडेंट वगैरह जो भी है ये सारा हुआ है अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी, ठीक है। हमें तो मालूम नहीं था जिसे कहते हैं। अल्टीमेटली ये मामला चर्चा में कब आया, मीर जी मैं आपको बताऊं, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन लोगों ने जब उनको ये मालूम हुआ कि रायका में हाई कोर्ट ले जाने का सुझाव है, तो वो लोग जो हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चले गए। और आपको मालूम है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो हमारे भारतवर्ष में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा फोरम है, ठीक है, जिसको बनाया इसीलिए गया। और ये मैं आपको बता दूं, उसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और जो बाकी भी जुडिशल मेंबर्स हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स और एमिनेंट एक्सपर्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो जब वहाँ पे याचिका लगी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जम्मू कश्मीर सरकार के जो पीसीसीएफ थे, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो थे, उनसे उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट तलब की कि भैया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप लार्ज स्केल ट्रीज़ की कटिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें बताइए कि कहाँ तक ये इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं। एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है पीसीसीएफ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सबमिट की, जो कि अब पब्लिक डोमेन में है। हमारे तमाम भाई उसके जो भी पोर्शंस हैं, जो आप फैक्ट फाइंडिंग बता रहे हैं, जो हम बता रहे थे, और उन्होंने अल्टीमेटली वो सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी पीसीसीएफ साहब ने यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश किया। अब जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये सारा मामला चल रहा था, तो अल्टीमेटली वहाँ पे इस रिपोर्ट का अध्ययन किया गया, इस रिपोर्ट को स्कैन किया गया, क्योंकि बड़ा हाईएस्ट लेवल है। तो अल्टीमेटली 2019 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, आफ्टर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट ऑफ द पीसीसीएफ, उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई भी इलीगैलिटी जो है
वो नज़र नहीं आई और उन्होंने उस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया गया। मैं सर यहीं पर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यही फैक्ट फाइंडिंग जो है आप बता रहे थे कि जो एनजीटी ने, सीसीएफ ने और जो पीसीसीएफ ने, जो ये फैक्ट फाइंडिंग जो आप बता रहे थे उस दिन इंटरव्यू में भी अपने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विक्रम शर्मा जी बता रहे थे, उनका ये आपने ये कहा कि वहाँ पर 38,000 जो ट्रीज़ जो बताए जा रहे हैं, इट्स नॉट द रियल नंबर, ये एक हवाबाजी, अगर मैं बोलूँ अपने शब्दों में बोलूँ, अगर आपके शब्दों में नहीं बोलूँ तो आपने कहा कि 1041 जो हैं ये ट्रीज़ जो हैं ये वहाँ पर है, जिनका जिनका 30 to 40 डायमीटर के अंदर जिनके देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा हरमीत जी, मैं आपको एक साफ एक बात कहूँगा, हम स्टूडेंट हैं कानून के, बिल्कुल, ठीक है। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दूं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर मबनी ना हो, ठीक है। मुझे इसी शहर में रहना है, ठीक है। आज तक मैंने आप तो बड़ी बेबाकी से ठीक बोलते है, हैं सर। हमने आज तक कोशिश ये की कि लोगों के सामने फैक्ट सही हैं, अल्टीमेटली लोग फैसला करें। बिल्कुल, मैं आपको साफ बात कहूँगा, आपके पास एफिडेविट है, मैं भी फैक्ट पे ही बात करूंगा सर। मैं- मैं भी मैं- अपना मैं- इंटरव्यू, जो भी जी, मेरे जी। सवाल आपसे जी, जी। होंगे, मेरा ना कोई पर्सनल अपना कोई व्यू होगा, ना मैं आपके पर्सनल व्यू के ऊपर जाऊंगा। मैं भी जो आपने फैक्ट फाइंडिंग की है और जो मैं उन्हीं फैक्ट फाइंडिंग पे जो मैंने बिल्कुल, आरएनडी बिल्कुल। की है, मैं उसी जी, पर ही सवाल जी, पूछूंगा जी, आपसे। जी। देखिए, मैं फिर यही आपको कहूँगा कि जो उस एफिडेविट में लिखा, वो एफिडेविट ना मैंने बनाया है, ना विक्रम जी ने बनाया है, ना किसी ग्रीन एक्टिविस्ट ने बनाया है। ये जम्मू कश्मीर सरकार का एक कागज़ है जो एनजीटी में कंसीडर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि टोटल जो ये जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं, जो वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल, सैपलिंग्स हैं, shrubs हैं। श्रब्स हैं, जो भी हैं, वो 38,000 हैं, जिसमें उन्होंने लिखा 1141 के करीब जो ट्रीज़ हैं उनका जो डायमीटर है वो 30 to 40, 30 to 40 है, बाकी उससे कम है, जो भी हैं 10 बाकी to 20 हैं, 0 to जो 10 भी, हैं, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा जो सवाल था, जो मैंने उस दिन पहले भी बात की, ये फैसला एनजीटी का चाहे गलत था या सही था, लेकिन एनजीटी ने जो हाई कोर्ट का जो इंडेंट था उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। और अगर आप ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, या जिसके तहत ये गठन हुआ है इस ट्राइब्यूनल का, अगर आप उसके प्रावधान पढ़ेंगे हरमीत जी, उसमें लिखा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं। इसका मतलब कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो एक अदालत है और उसका जो फैसला है वो कानूनी फैसला है। इसके बाद जो भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था, उसकी अपील किसी हाई कोर्ट में नहीं होती। आप ये देख लीजिए कितनी मान्यता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, उसकी अपील सिर्फ होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये मामला गया, वहाँ पे भी मुझे लगता है 7-8 महीने ये मामला चला, और सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को अपनी जो है वो मोहर लगा दी। अब बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं अपने आप से भी मैं ये सवाल करता हूँ, और ख़ास तौर पर मेरे वो तमाम भाई जो हम काला कोट पहन के वकालत करते हैं, एक फ़ैसला एक फोरम का जिसको चुनौती दी गई देश की सबसे बड़ी अदालत को, और सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय जिसे हम कहते हैं, उसने भी उसको मोहर लगा दी। मीनिंग देयर बाय कि जुडिशली एक मैटर जो था अंडर लॉ, उसकी एडजुडिकेशन हुई। एडजुडिकेशन के बाद जो सरकार का जो तर्क था, उस तर्क को कोर्ट ने मोहर लगा दी। मेरा सिर्फ यही सवाल था, जो मैंने इससे पहले भी जब भी पोर्टल्स पे बात की है, कि क्या एक मामला जिसको कोर्ट में क्लोज़ कर दिया गया, ठीक है, क्या उसके बाद उस फैसले के ख़िलाफ़ हम सड़कों पे आ सकते हैं? हम क्या उसके प्रावधान है कुछ उस पर कि रेमेडीज जो है हम कुछ उसमें ले सकें, बहुत अच्छा कुछ सवाल ले सकें कि हाँ। रेमेडीज तो हैं। देखिए, कई बार हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऑर्डर्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो याचिका लगती है, और वो भी हमें टर्न अराउंड हमने होते हुए देखे हुए हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, यही चीज़ हम कहना चाहते हैं अपने उन तमाम भाइयों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कि कानून के अंदर रेमेडी तलाश करें, और वो रेमेडी है। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसको चुनौती दी जा सकती है। इसके ख़िलाफ़ एक, जिसे हम कहते हैं नज़र षानी की, जिसे कहते हैं रिव्यू पटिशन, हम कहते हैं रिव्यू पटिशन हो सकती है, कंडोनेशन ऑफ डिले की दरख्वास्त लगाई जा सकती है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और रेमेडी इवॉल्व की हुई है, जिसे हम कहते हैं क्यूरेटिव रिट पटिशन। एक फ्रेश क्यूरेटिव रिट पटिशन की जा सकती है, और
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच का फ़ैसला है, जो सितंबर 2020 का फ़ैसला है, उसको चुनौती दी जा सकती है। यही चीज़ मैं क्या शकील साहब इस रेमेडीज़ को ढूंढने के लिए ये जो फैक्ट फाइंडिंग जो आप भी उस दिन बैठ के पढ़ रहे थे, क्या इसमें से कुछ चीज़ें तलाशनी पड़ेंगी हमें कि अगर कुछ हम चीज़, क्योंकि अगर रेमेडीज़ करनी है तो इसी में से कुछ वीक पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें? मैं सही बोल रहा हूँ? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मुझे कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति नहीं है। कानून के रास्ते के ऊपर अगर चलना है, हम सभी हैं, लेकिन उसके लिए हमें कानून का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि भाई हो सकता है, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो सुपीरियर कोर्ट्स बनी हैं, सुपीरियर कोर्ट्स इसलिए बनी हुई हैं कि अगर लोअर कोर्ट के फ़ैसले में कोई गलती रह गई है या कोई चीज़ ओमिट हो गई है या कोई प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ है, तो जो आपने अक्सर सुना होगा कि मुनसिफ का फ़ैसला सब जज ने रिवर्स कर दिया, सिंगल जज का फ़ैसला डबल बेंच ने रिवर्स कर, या डबल बेंच का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। किसी को भी मैं कहता हूँ, आप जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, या हमारी बार में कुछ लोग हैं जिनको ये फ़ैसला पसंद नहीं आया है, तो मेरी उनसे क्या रीज़न मान के चलूँ शकील सर कि जो वकालत करते हैं, आपके वकालत में दो पार्ट हैं इस समय, जो एक कहते हैं कि रायका शिफ्ट होना चाहिए, एक कहता है रायका शिफ्ट नहीं होना चाहिए। रेमेडीज़ जो हैं उनको पता है कि कानून के अंदर ही सारी की सारी रेमेडीज़ हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग आपने पढ़ी है, क्या ये फैक्ट फाइंडिंग उन वकीलों ने नहीं पढ़ी जो रायका के अगेंस्ट हैं? और जो लोग क्लाइमेट फ्रंट इंडिया की मैं बात करूँ, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके साथ कोई भी वकील नहीं जुड़ा कि ये वीक पॉइंट है, इसमें हम रेमेडीज़ दे सकते हैं? अगर रायका को बचाने की वो बात कर रहे हैं, तो क्या रायका का केस लड़ने के लिए वो आगे नहीं आ सकते कोई भी? हरमीत जी, आपने बहुत कवर किया और हमारे जम्मू के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे नौजवान भाई जो इसके ऊपर बात रख रहे हैं। एक तो मुझे खुशी बड़ी है कि हमारी बार में से यंग लीडरशिप इमर्ज हो रही है। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने उन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि इसी तरह हमारी बार में से और नौजवान लोग उभर के सामने आए, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जम्मू नीड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जम्मू लीडरशिप में पीछे रहा है, और जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे भाई खुल के सामने आ रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात का ये मलाल नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों के साथ सूचना कोई शेयर करें, तो मुझे लगता है कि हमें पूरे तर्क जो हैं वो समाज के सामने रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद, ये मेरे पड़ोस में जाम्बू लोचन में हिस्टोरिक पीपल ट्रीज़ गिराए गए। जी जी। मैंने प्रोटेस्ट किया बिकॉज इट वाज इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़। ठीक है। आप देखिए, हम लोगों ने खुल के यहाँ प्रोटेस्ट किया, अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलके, अपने सिख भाइयों के साथ मिलके। कहने की ये बात है कि अगर आप रायका के ऊपर बात कर रहे हैं और आप ये चीज़ कह रहे हैं कि रायका जो है वो जम्मू के लंग्स हैं, तो उनको नहीं काटा जाए, वहाँ हाई कोर्ट नहीं चलनी चाहिए, आपका ये भी दायित्व बनता है कि जम्मू के लोगों को ये भी बताया जाए कि 2019 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये मामला गया था और वहाँ पे पीसीसीएफ ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट जो है उसको एनजीटी ने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इसी पे सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि जब आप फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं सर, तो जिस तरह आपने कहा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें लाएं जो फैक्ट फाइंडिंग में है। जिस एनजीटी की आप बात कर रहे हैं और जो पीसीएफ की क्लियरेंस की बात आप कर रहे हैं या सीसीएफ की क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, मैं उस पर थोड़ी सी आपकी भी चाहूँगा कि आपकी भी नज़र दौड़ाऊँ। 10 अक्टूबर को डिप्टी कमिश्नर ने जो है ये एक प्रपोज़ल जो है वो सेंड किया, ठीक है, कि रायका में एक जगह ऐसी खाली है जहाँ पर हम कोर्ट को कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को, मैं डेट्स पर आपका ज़्यादा थोड़ा सा घुमाना चाहूँगा ध्यान। 11 अक्टूबर को ये लॉ डिपार्टमेंट ने जो है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ये आगे फॉरवर्ड किया, 11 अक्टूबर को, ठीक है। 10 को डीसी ने किया, 11 को लॉ डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ को भेजा ये सारा प्रपोजल। 15 अक्टूबर में ओनली 4 दिन आगे घूमे हैं, सिर्फ 4 दिन में सीसीएफ ने, पीसीसीएफ ने इस रिकमेंडेशंस को सही मान लिया, और जिस दिन 15 अक्टूबर को इसको सही माना, उसी दिन इसको उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी।
मेरा सवाल शकील साहब ये है, क्योंकि आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, और थोड़ा क्योंकि मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपके इंटरव्यू के बाद मेरे को भी फैक्ट फाइंडिंग निकालने का बड़ा एक लगा, और मेरे अंदर एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट उस समय उभर पड़ा। क्या 4 दिन में ये पॉसिबल था कि सीसीएफ और पीसीसीएफ ने सारे ट्रीज़ गिन लिए? और जो एक एनजीटी की ही रिपोर्ट में आता है कि 3000 से नीचे जो अगर ट्रीज़ कटते हैं, अगर 3000 से नीचे अगर ट्रीज़ कटते हैं तो ही एनजीटी जो है वो परमिशन दे सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि 4 दिन के अंदर उन्होंने 1041 ट्रीज़ गिन भी लिए, और क्या पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ यही एक काम कर रहा था कि उनको रायका के जंगल्स में जाकर वो पेड़ सारे गिनने थे? क्या आपको लगता नहीं ये 4 दिन के अंदर जो ये रिपोर्ट क्लियर की गई, इसको क्लियर ऑलरेडी ही माइंड सेटअप था कि इसको क्लियर करना ही करना है? एक तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो डेट्स आप मुझे बता दें, इनफैक्ट इसी में से निकाल के बता ठीक है, देखिए अंदर फाइल वर्क क्या हुआ है, वहाँ पे कितना टाइम लगा है। जब तक गवर्नमेंट की ओरिजिनल फाइल नहीं देखी जाएगी तब तक, जिसे कहते हैं, मैं इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सारा मामला, मैंने आपको फिर कहा कि एक ऐसी फोरम पे एग्जामिन हुआ, जो फोरम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फोरम है, जिस फोरम ने हमारे जम्मू कश्मीर में कई अथॉरिटीज़ को पोल्यूशन फैलाने के लिए करोड़ों रुपए का एनवायरमेंटल डैमेजेस इम्पोज किए हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और इस रिपोर्ट से कह रहे हैं, लेकिन जो लोग आज इसके ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि रेमेडी कानून में अभी भी बाकी है। आप इस मामले को रीओपन करवा सकते हैं, रेमेडी है, लेकिन सड़क रेमेडी नहीं है। क्या शेख शकील जी इस रेमेडीज़ के ऊपर कुछ अपना रखेंगे कि अगर कोई आपको अगर कोई अप्रोच करता है और आपको अगर बताता है, क्योंकि इसमें एक मेन पॉइंट मैंने ये पढ़ा कि उसमें जजिस का, स्टाफ का एकोमोडेशन बनाने की बात जो की 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर, 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर, और इसी ही एनजीटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है रेजिडेंशियल कॉलोनी या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। एक तो जो एनजीटी खुद ये जो पॉइंट्स रख रही है और अपने ही पॉइंट्स को जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही, कि एक तरफ से कह रहे हैं कि जजिस का स्टाफ एकोमोडेशन वहाँ बनना चाहिए रायका में 10,000 स्क्वायर मीटर पे, दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जो है वो तैयार नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रेमेडीज़, ये तो ऑटोमेटिकली सामने रेमेडीज़ हैं, वो शायद आपने रिपोर्ट पूरी पढ़ी होगी और वो रेमेडीज़ के वीक पॉइंट्स आपने भी देखे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या शेख शकील इतना बड़ा नाम जम्मू में, जिनको हम जानते हैं, जो इतनी बेबाकी से बोलते हैं, जो विकास पुरुष को जो है रोज़ कोई ना कोई वीडियो जो है उनके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जम्मू की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, क्या अगर आपको कोई अप्रोच करेगा तो क्या वो रेमेडीज़ आप जो हैं शेख शकील जी आगे कोर्ट में रख सकते हैं? देखिए, एक तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, चाहे कोई मुझे अप्रोच करे या हिंदुस्तान के किसी नामवर वकील को अप्रोच करे, अब तथ्य सामने आ चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लग रहा है तथ्य सामने आए? आपको लग नहीं रहा ये जो फैक्ट फाइंडिंग है ये नहीं बताई गई? देखिए इसमें और भी बहुत वीक पॉइंट्स हैं सर। देखिए 5 अगस्त मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा सर। 5 अगस्त 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 में 125 एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की फाइल्स जो हैं वो जेके यूटी भी नहीं थी तब और स्टेट भी नहीं थी तब, ये आप जानते हैं। 5 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019, इन सिर्फ 3 महीने के, 2.5 से 3 महीने के गैप में 125 फाइल जो हैं सर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए क्लियर्ड हुई हैं, जब स्टेट भी नहीं थी, जब यूटी भी नहीं थी। तो ये तो मंशा आप ये मान के चलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जुडिशियल जो कहीं खतरे में है। मैं आपको फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड हो चुका है, ठीक है, मैंने आपको पहले कह दिया। और दूसरी बात ये है, जो लोग जिनका कंसर्न है एनवायरनमेंट का, उसमें मैं भी शामिल हूँ, नो डाउट, ठीक है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब मामला एनजीटी में था उस टाइम क्यों नहीं फिंगर्स रेज की गई पीसीसीएफ की रिपोर्ट के ऊपर? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 9 महीने पेंडिंग रहा, उस वक़्त क्यों नहीं ये लोग पार्टी बने, इंक्लूडिंग आवर बार एसोसिएशन? उस वक़्त के जो ऑफिस बेरर्स थे उनको कंटेस्ट करना चाहिए था ना। और प्लस जब ये बात सामने आ चुकी थी 2017 के बाद कि रायका में हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का प्रपोज़ल है, ठीक है। आप देखिए, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
डिले को कंडोन कराया जा सकता है, क्यूरेटिव रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। वाई शेख शकील, वाई नॉट MC मेहता, वाई नॉट प्रशांत भूषण, किसी को तो आना पड़ेगा ना सामने। वाई नॉट कोलिन गुंजाल्वस, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसे कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, क्यों नहीं ये लोग अभी तक, जितना टाइम सड़कों के ऊपर हमने ज़ाया किया आज 2 हफ्ते, इतनी देर में तो क्यूरेटिव रिट पिटीशन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार आपको हो। लगता है कोई सरकार का प्रेशर है इस पर, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब मेरे भाई खुल के बात कर रहे हैं तमाम पोर्टल्स के ऊपर, रोज़ जुलूस निकाले जा रहे हैं, किसी ने उनको मना किया जुलूस निकालने से? किसी ने उनको मना किया प्रोटेस्ट करने से? तो मैं तभी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की रेमेडी कोर्ट में है, अगर कोर्ट में रेमेडी है तो वो रेमेडी भाऊ प्लाजा नहीं है प्रोटेस्ट करना, वो रेमेडी रायका नहीं है, वो रेमेडी है उच्चतम न्यायालय, जिसने इसको अगस्त 2020 में मोहर लगा दी। और मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ। आप मुझसे तवक्को ना करें कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हरमीत जी सड़क के ऊपर आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। ये मैं आपको साफ बात कह रहा हूँ। अगर ये मामला कोर्ट में नहीं होता, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन कावेरी वाटर डिस्प्यूट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जो है, इट अमाउंट्स टू डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। मैं अपने भाइयों को, नौजवान साथियों को, जो माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने बहुत जज्बा दिया हुआ है, मैं उनको कभी नहीं भड़काऊंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्ले कार्ड्स लेके सड़कों के ऊपर आए। मेरी उनसे यही एडवाइस है, मेरी उनसे यही सबमिशन है कि जो कानून में रेमेडी है, क्योंकि ये कानून का मामला है इस वक्त, आप इसको जज्बात के साथ मत जोड़िए, आप कानून में रास्ता ढूंढिए। और मैंने कानून में जो रास्ता है मैंने आपको बता दिया। दे कैन अगेन नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जगाइए, इसे कहते हैं जाकर। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्लाइमेट फ्रंट इंडिया की जो बात कर रहे हैं आप, उनका ये कहना, हम तो पिछले 2021-2020 से हम इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे को कोई वकील मिला नहीं। बार एसोसिएशन जो पुरानी थी, MK बरदवाज जी थे पुराने, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट हुए, उनमें भी ये चीज़ आई कि रायका जो है वहाँ पर कोर्ट नहीं जाएगा। और उनका ये कहना, हम बच्चे जो मिलकर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जम्मू के लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश करें कि इन्वायरमेंट को बचाना है हमें। क्योंकि अगर एक पेड़ की हम बात करें, एक पेड़ का कितना नुकसान है वो आपने बताया ही सर। जब पीपल के पेड़ कटे थे, आप जब वहाँ पर थे, तो कितना नुकसान हुआ। चलो वो एक सेंटिमेंट्स, हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ तो जुड़े थे, लेकिन एक पेड़ काटने से कितना ऑक्सीजन का कितना फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट का। हम एक पेड़ के छांव के नीचे खड़े हो जाते हैं तो 4 कम से कम डिग्री जो है वो तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ तो सर 38,000 छोड़ दीजिए, मैं आप ही की बात बड़ी करके चलता हूँ, 1041 भी अगर ट्रीज़ कट रहे हैं जो 4 दिन में ही पूरे के पूरे गिन लिए गए। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर स्पीशीज़ हैं सर, पीकॉक, लेपर्ड, जो यहाँ पर इस जो ये NGT का जो एफिडेविट है उसमें ये वहाँ पर नहीं लिखे गए कि यहाँ पर पीकॉक और लेपर्ड भी हैं, जो इंडेंजर्स जो स्पीशीज़ हैं, जो लुप्त होने वाली होती हैं, जिनको आज मोदी जी अगर बाहर से अगर लेपर्ड ला कर बता रहे हैं कि हम 4 ये लाए हैं और इससे हम जो लेपर्ड जो ख़त्म हो रहे हैं उनको बचाने की बात करें, तो यहाँ तो सर कई लेपर्ड जो है यहाँ पर हैं, कई पीकॉक्स जो यहाँ पर हैं। इस पर वाइल्ड लाइफ ने क्लियरेंस दे दी बिना कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सारी क्लियरेंस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि NGT ने दे दिया, एफिडेविट हो गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये कह रहा हूँ अगर रेमेडीज़ है तो उन रेमेडीज़ को उन बच्चों का साथ देगा कौन? देखिए, शेख शकील साथ नहीं देंगे। मेरी आप एक बात सुनिए हरमीत जी, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। जी। मुझे नहीं लगता आज इस इशू के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत कम लोग हैं जो तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात करने के लिए, ठीक है। एवरीबॉडी वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि जिस तरीके से आपने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया है या जिस तरीके से इन बच्चों ने किया है, मेरी पूरी सहानुभूति है इनके साथ। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ कहना कि हमें वकील नहीं है, जम्मू में 5,000 एडवोकेट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट भरी हुई है। डिड दे अप्रोच एनी लॉयर इन दिल्ली इन सुप्रीम कोर्ट? फिर ये कहेंगे हमारे पास हमने अप्रोच नहीं किया, ठीक है। देखिए, इस तरह से जर्नल वाइल्ड बात कर देना, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे भी सीरियस मामला जो हैं, सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। आप देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हमारे JNK हाई कोर्ट में चल रही हैं और कितनी सीरियस PILs सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, और वकीलों ने तो अपने नाम से पिटीशनें फाइल की हुई हैं। ये तो अगर वाकई इन बच्चों को एनवायरनमेंट से प्यार है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, जाइए दिल्ली में, किसी भी जो प्रो बोनो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो फेसेस हैं
उनसे रुजू करें, फिर आके यहाँ पे बताएं कि हमने हाँ जी प्रशांत भूषण से कांटेक्ट किया, कोलिन गोंजाल्विस से कांटेक्ट किया, हमने के वेणुगोपाल जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमारा केस लड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में लोग तैयार बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक डिबेट होती है। मैं आपको फिर एक चीज़ कह रहा हूँ कि इस तरह जर्नल वाइल्ड एलिगेशन लगाना कि हम 2020 और 21 से लड़ रहे हैं, जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक मैटर जो सितंबर 2020 में कंक्लूड हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि भाई ये एक मामला जुडिशियल साइड पे इसका फैसला हो गया है, तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, क्या ये बात चलेगी एक सभ्य समाज में? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके खिलाफ कोई फैसला हो जाता है, कोई डिक्री पास हो जाती है जिसमें आपके वालिद मोहतरम केस हार जाते हैं 2020 में, और पुलिस और कोर्ट का समन आ जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, आप ये कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं था हमारे खिलाफ ये फैसला हुआ है? ऐसा नहीं है। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। मैं आपको फिर एक चीज़ कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ खड़ा होता आज सड़क के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता। मैं खुद कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, रोज़ मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दूँ? आप मुझे बताइए, तो मैं आगे बच्चों को क्या दर्स दूंगा जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं? या जो मैं रोज़ जम्मू के इश्यूज़ उठाता हूँ, कानून के अंदर ही उठाता हूँ, संविधान के अंदर उठाता हूँ, लेकिन संविधान के अंदर ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिश है इन लोगों से जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो रेमेडी है वो उच्चतम न्यायालय है जिसने फैसला किया हुआ है। अल्टीमेटली जाकर उच्चतम न्यायालय को का जो दरवाज़ा है उसको खटखटाइए, फिर बात बनेगी।